ओके चलो ठीक है। फ़ातिमा सलीम, आपने आपका रियल नेम क्या है? फ़ातिमा ही है? ओके ओके ओके। चलें, सारे लोग होप से मैक्सिमम आ गए हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने काफ़ी मज़े के टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले माइग्रेन पढ़ेंगे, उसकी मैनेजमेंट, एंड देन फ्रोज़न शोल्डर, एंड देन शर्टिका पेन। सारे वो टॉपिक्स आज पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको क्लिनिकल केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपने बस सुनना है, जहाँ पे जो पॉइंट समझ ना आए उसको नोट कर लेना है, और उसके बाद जब एंड पे मैं आपसे क्वेश्चन लूँगा तब आपने क्वेश्चन पूछने हैं। तो माइग्रेन की अगर आप बात करें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत कम्प्लेक्स किस्म का, जिसमें आपको बार बार जो है ना सर दर्द की शिकायत होती है, रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं इसकी। इसमें सिम्टम्स सर दर्द के साथ साथ जो आते हैं वो नौजिया, वॉमिटिंग और इस तरह के आपको मिलते हैं, मूड स्विंग्स। अब इसकी जो वजूहात हैं या ये जो इसकी असल है उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं, और उसके बाद इसके इलाज की तरफ आते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़, माइग्रेन को देखा गया कि ये इसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जेनेटिक फैक्टर में इस तरह देखा गया कि माइग्रेन जो है ना ये नस्ल दर नस्ल चलता है, और इसमें ख़ासकर वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसको कॉज करवाने में, जिन जीन्स का ताल्लुक आपके न्यूरोट्रांसमीटर पाथवेज के साथ हो या आयन चैनल्स के साथ हो। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पता है कि वो हार्मोन्स की एक टाइप हैं जो ब्रेन यूज़ करता है फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, एंड जो आयन चैनल्स हैं इनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती है सेल्स की आपस में। तो यानी वो जीन्स जो इन दो चीज़ों पे काम करते हैं, अगर उनमें डिफेक्ट हो तब माइग्रेन जो है ना वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलता है। ठीक है, यानी इन दो जीन्स पे अटैक होता है। दूसरी जो वजह है वो न्यूरोवेस्कुलर मैकेनिज़्म है। उसमें सबसे पहला पॉइंट कॉर्टिसोल स्प्रेडिंग डिप्रेशन है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, आपको पता है, और कॉर्टेक्स आपका एक ब्रेन में एक साइट है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी एक होती है पोलराइजेशन और एक होती है डीपोलराइजेशन, ये इन दो मैकेनिज़्म के थ्रू सेल्स आपस में ना, न्यूरॉन सॉरी, जो आपके नर्व्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जब ये माइग्रेन होती है, माइग्रेन में एक ये अंडरलाइंग मैकेनिज़्म देखा गया है कि एक वेव आती है न्यूरॉन्स की डीपोलराइजेशन की, कि जो कॉर्टेक्स तक जाती है। और जब कॉर्टेक्स तक डीपोलराइजेशन की एक वेव आती है तो उस टाइम पे जो कॉर्टिसोल का लेवल है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से माइग्रेन कॉज होती है। फिर दूसरा इसमें न्यूरो जो वेस्कुलर मैकेनिज़्म है, दूसरा उसमें आता है ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम। ट्राइजेमिनल जो है ना ये एक नर्व होती है कि जिसका ताल्लुक आपके गले, कान, आँख के साथ, ये पूरी एक नर्व होती है जो सेपरेट कर रही होती है। तो जब ये नर्व एक्टिवेट होती है तो इसकी एक्टिवेशन से ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ होते हैं जो कि माइग्रेन को कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है तो उसके नतीजे में न्यूरोपेप्टाइड्स लाइक कैल्सिटोनिन या जीन रिलेटेड पेप्टाइड, सब्सटेंस पी और न्यूरोकाइनिन्स, ये जो है ना वो चीज़ें हैं कि ये रिलीज़ होती हैं जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है। तो इनकी वजह से जो वेजल्स हैं उनमें डायलेशन होती है और मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये वेजो डायलेशन और मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन ये जो है हेडेक कॉज कर देती है। तो ये अभी तक हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, एक आपके पास जो है वो जेनेटिक फैक्टर और दूसरा न्यूरोवेस्कुलर मैकेनिज़्म। न्यूरोवेस्कुलर मैकेनिज़्म में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक कॉर्टिसोल स्प्रेडिंग डिप्रेशन और दूसरा ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम। तीसरी जो वजह माइग्रेन में सामने आई है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस से मुराद है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स जिनका ताल्लुक होता है आपके, जैसे मैंने अभी बताया, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये न्यूरोनल हार्मोन्स को बोला जाता है।
तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में दो हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक सेरोटोनिन की और एक डोपामीन की। तो जो सेरोटोनिन है इसके जब लेवल्स में चेंजेस आ जाएं तो तब जो है माइग्रेन कॉज होती है। मतलब ये देखा गया है कि जब माइग्रेन का अटैक होता है तो सेरोटोनिन लेवल्स पहले तो इंक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद फ़ौरन से डिक्रीज़ हो जाता है। और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, स्पेशली ये दो रिसेप्टर्स हैं, इनके नाम आप याद रखें, एक 5HT1B और एक 5HT1D। ये दो रिसेप्टर्स हैं जिनकी वजह से जिन पे ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं ये, ठीक है। तो जो मेडिसिन है ना, लाइक एलोपैथिक में यूज़ होती है, ट्रिप्टन एक मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन में यूज़ करते हैं, वो भी इन दो रिसेप्टर्स पे जाके वर्क करती है और ये जो सेरोटोनिन का लेवल है इसको बैलेंस करती है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इन में मसला हो तो सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से माइग्रेन के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। या जो मूड स्विंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, डिप्रेशन। रिसेप्टर्स नेम मैं रिपीट कर देता हूँ, एक 5HT1B और एक 5HT1D। ये दो रिसेप्टर्स हैं सेरोटोनिन के, जिनका काम होता है सेरोटोनिन को बैलेंस करना। और जो एलोपैथिक मेडिकेशंस माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं ना, वो भी इन दो रिसेप्टर्स पे जाके वर्क करती हैं। दूसरी चीज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में आती है वो डोपामीन है। डोपामीन की बहुत ज़्यादा एक लत लग जाना। डोपामीन जो है ना ये एक नशा है बेसिकली आपका, ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको किसी चीज़ का आदी बनाता है। यानी अगर डोपामीन की रिलीज़ एक चीज़ आप कर रहे हैं और उस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो वो इसलिए मिल रही है क्योंकि डोपामीन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो डोपामीन ऐसी चीज़ है कि जो आपके जिस्म को किसी चीज़ का ना आदी बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जब इंसान अपने डोपामीन पर डिपेंडेंट हो जाए और डोपामीन की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो इससे माइग्रेन के सिम्टम बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग और ये चीखना, चिल्लाना, अंधेरे को पसंद करना, ये सारी चीज़ें जो है ना आती हैं। फिर चौथी चीज़ जो माइग्रेन की कॉज है, नहीं इसकी कोई स्लाइड स्क्रीन मटेरियल शेयर नहीं है अभी, इसकी जो है ना मैं कोशिश करूँगा इसकी फ़ाइल जो है ना इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। आपके पोर्टल पे अपलोड होगी, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा ना आपके पोर्टल पे अपलोड होगी गाजिया, आपको मैं इनबॉक्स में शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। चौथी चीज़ जो माइग्रेन की एक वजह देखी गई है वो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस का होना। अब इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है ना तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ होते हैं कि न्यूरोकाइनिन्स ए रिलीज़ होता है और सब्सटेंस पी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इन तीनों की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है ना ये माइग्रेन पेन का एक की फैक्टर, और बहुत सारी मेडिसिन इसी पे वर्क भी करती हैं। वो नर्वाइन डिप्रेसेंट होती हैं, मतलब नर्व पे दो तरह की मेडिसिन एक्ट करती हैं, या तो वो स्टिमुलेंट होंगी या डिप्रेसेंट होंगी। तो ये ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो डिप्रेसेंट हो ताकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। और पांचवा जो है ना वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होता है माइग्रेन पे, स्पेशली एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन के लेवल्स में जब फ्लक्चुएशन हो, यानी ख़ास तौर पे जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो ना तो उस टाइम पे माइग्रेन के सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं, ये देखा गया। और इसीलिए माइग्रेन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, और ज़्यादातर फीमेल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इसका ताल्लुक होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है माइग्रेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, ठीक है। फिर छठी चीज़ इसमें इन्वायरमेंटल और आपके लाइफस्टाइल चीज़ें भी हैं, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल और बाकी आपके लाइफस्टाइल में कि जो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। बहुत सारी आपकी खुराक ऐसी हो सकती है, आप अगर स्ट्रेस में हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, वेदर चेंज हुआ, या कोई भी सेंसरी स्टिमुलस, बहुत ज़्यादा खुशबू आपने सूंघ ली या बहुत ज़्यादा रोशनी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल या लाइफस्टाइल चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं माइग्रेन को ना। और सातवीं चीज़ होती है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, उसे कहा जाता है। मतलब बहुत अरसे तक जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी एक्टिवेशन रहे तो इससे सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना माइग्रेन पेन सिवियर हो जाती है।
ठीक है। अब माइग्रेन पेन के 4 फेजेस होते हैं, एक प्रोड्रोम, एक ऑरा, एक हेडिक और फिर पोस्टड्रोम होता है। प्रोड्रोम वही होता है कि माइग्रेन से पहले ना मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस आपको मिलते हैं, किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है, फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ये पहला फेज़ होता है। फिर ऑरा डेवलप होता है। ऑरा ये होता है कि उसमें मतलब अब नॉर्मल जो है ना आपको चीज़ें दिखती हैं, सुनती हैं, तो आपकी स्पीच में, आपकी हियरिंग में और आपके देखने में जो है ना डिस्टर्बेंस आती है हेडिक फेज से पहले। तीसरा फेज़ हेडिक का आता है। फिर हेडिक फेज़ में आपके सर में शदीद दर्द होता है, साथ नौजिया वॉमिटिंग होता है और सेंसिटिविटी होती है लाइट के लिए स्पेशली। और चौथा फेज़ फिर पोस्टड्रोम होता है कि हेडिक के बाद जब हेडिक एंड होती है तो ये माइग्रेन का चौथा फेज़ होता है। और इसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमने माइग्रेन की पैथोलॉजी की बात की। अब हम माइग्रेन की मैनेजमेंट की बात करें तो वो हमारी जो है ना माइग्रेन की मैनेजमेंट काफ़ी हम इंटरेस्टिंग करके करेंगे। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, तो आप मुझे बता दिएगा कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं 1 मिनट जस्ट आपके साथ क्रोम टैब शेयर कर लूँ, न्यू टैब। अच्छा, माइग्रेन के लिए ना सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, अब ये पहले माइग्रेन के मैनेजमेंट में एक्सरसाइजेज लिखे हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह मेडिसिन भी लिखाऊंगा, कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट भी। एक्सरसाइजेज में सबसे पहली एक्सरसाइज आप माइग्रेन के पेशेंट को बताते हैं चाइल्ड पोज। ये योगा की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है माइग्रेन में। ठीक है, ये चाइल्ड पोज होता है। ये देख रहे हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा पिक्चर शो हो रही हैं चाइल्ड पोज की। तो चाइल्ड पोज जो है ये आपके पास माइग्रेन की मैनेजमेंट में पहली एक्सरसाइज होती है। इसमें आप अपने घुटनों के बल बैठते हैं और आप बिल्कुल जिस तरह सजदे की हालत होती है ना, उसी सिचुएशन में उसी का जो है ना पोजीशन में जाते हैं। बस उस सजदे में ये होता है कि आपके हाथ आपके फेस के साथ लिटरली होते हैं, बट इसमें आपके हाथ बिल्कुल आगे होते हैं और आपका जो पेट है ये आपके थाई मसल्स के साथ टच कर रहा होता है। तो ये पहली एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज जो आप माइग्रेन के पेशेंट्स में करवाते हैं। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज आप माइग्रेन के पेशेंट में करवाते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, उसे कहा जाता है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। ठीक है, इससे आपके जो ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेहतर होती है। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है। ये पहली पिक्चर बिल्कुल ये सेकंड पिक्चर और फर्स्ट पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ये इस तरह। लेकिन इसमें ये गलती कर रही है कि इसके ये जो एड़ियां हैं ये ऊपर को उठी हुई हैं, ये गलत एक्सरसाइज है, ये सही वाली है। इसमें देखें ये एड़ियां बिल्कुल नीचे ज़मीन पे हैं और आपके हाथ बिल्कुल इस तरह सामने हैं, आपका फेस नीचे को है और आपकी हिप ऊपर को। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है, ये बहुत अफेक्टिव होती है माइग्रेन की मैनेजमेंट में। और जो है क्या कहते हैं, ये और भी बहुत सारे मसलों में करवाते हैं, शर्टिका में भी करवाते हैं। पिछली एक्सरसाइज जो पड़ी वो भी शर्टिका में करवाते हैं। तो इससे इस जो एक्सरसाइज से स्पेशली आपके ब्रेन की तरफ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेहतर होती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है तो आपके जो सिम्टम्स हैं ना वो काफ़ी जो है ना मैनेज करना उनकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाती है। तीसरी एक्सरसाइज हम माइग्रेन के पेशेंट्स में रेकमेंड करते हैं ब्रिज पोज उसे कहा जाता है। ये भी योगा की एक बहुत अफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, ये ब्रिज पोज आपके पास आ गया। ठीक है, ये इस तरह होता है कि आप अपने शोल्डर्स के पे सारा वेट है आपका और आपकी ये टांगों की पोजीशन ये है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये ब्रिज पोज है। ठीक है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपके पास माइग्रेन की मैनेजमेंट के लिए। और इससे भी आपका जो है ना अपर लिम्ब यानी आपके जो पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं स्पेशली लंग्स से ऊपर ऊपर, ठीक है, तो उनकी तरफ ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है और बाकी इससे मसल स्टिफनेस वगैरह भी खत्म फायदे होते हैं, भी बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस वगैरह काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये 3 एक्सरसाइजेज। और चौथी एक्सरसाइज होती है कॉर्प्स पोज। ये भी योगा की एक एक्सरसाइज है और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है।
ये माइग्रेन में, इसमें सिंपल आप जैसे लेटते हैं ये वैसे ही आपने लेटना है, ठीक है। ये इसमें मैं आपको ये पिक्चर सही है, ठीक है। ये देखें, मतलब बिल्कुल आपने स्ट्रेट लेटना होता है, अपने हथेलियाँ देखें, पाँव देखें, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके। ये कॉर्प्स पोज होता है, लाइक कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तो मतलब बिल्कुल एक लाश की तरह लेट जाना है। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि आप सांस ले रहे होंगे, सांस आपने लेना है, सांस नहीं बंद करना, बाकी ये सेम इस पोजीशन में लेटना है। तो पहली तीनों एक्सरसाइजेस करवाने के बाद चौथी ये एक्सरसाइज होती है, और ये सुबह शाम, बल्कि दिन में एक टाइम में काफ़ी होते हैं मैक्सिमम भी, यानी हर पोज में स्टार्ट करवाते हैं आपके हर पोज आपने 10 दफ़ा सांस लेने तक उसको रेकमेंड करना है। यानी अगर फर्स्ट पोजीशन देखें, फर्स्ट चाइल्ड पोज थी, तो आपने उस पोजीशन में जाके 10 दफ़ा सांस लेना है, ठीक है, और खारिज करना है। ये यानी स्टार्टिंग है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं 15 सेकंड पे, फिर 15 दफ़ा सांस लेने पे, फिर 20 दफ़ा, फिर 30 दफ़ा, मैक्सिमम आप 40 दफ़ा तक लिए जाते हैं, ठीक है, 45-50 तक, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है। मतलब स्टार्ट आपने 10 दफ़ा से करना होता है, ठीक है। ये यानी इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है कि आपने इतने टाइम पीरियड के लिए उसको एक्सरसाइजेस कहनी है डेली, यानी इस पर मैक्सिमम भी उसके 5 मिनट लगेंगे ये एक्सरसाइजेस से, लेकिन इसका उसको बेनिफिट इतना ज़्यादा होगा कि दवाई से भी उसकी जो पेन माइग्रेन की होती है ना, नहीं मैनेज होती है। और माइग्रेन बहुत एक क्रोनिक मर्ज जो है ना बन जाता है कि इससे जान नहीं छूटती, सालों साल जो है ना एक पेशेंट को बीमारी लगी रहती है, बेचारा दवाइयाँ खा खा के थक जाता है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है आपने। इसके साथ आपने उसके एक्यूपंक्चर के 2 पॉइंट लगाने हैं, और एक्यूपंक्चर के 2 पॉइंट्स में मैं आपको फर्स्ट पॉइंट अगर बताऊं तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा पॉइंट, जिस पे मैंने आप सबकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। हाथ पे जो पॉइंट था वो माइग्रेन का मेन पॉइंट है, ठीक है। कि अगर आपके पास पेशेंट आया, उसके आप सिर्फ दो दफ़ा, पहली दफ़ा आया तब भी कर दें, साथ एक्सरसाइजेस बताएं, दवाई भी देनी है, दवाई मैं आपको लिखवाता हूँ इसकी। तो मैं आपको एक्यूपंक्चर पॉइंट इधर लिखवाता हूँ, अभी दिखा भी देता हूँ। ये वैसे आप सबकी प्रैक्टिस हुई है, तो ये भी टॉप पे आई थिंक सो, गूगल पे भी वही पॉइंट ही आएगा। जी बिल्कुल वही पॉइंट आया, ये देखें। ये जो हाथ वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये सबसे मेन पॉइंट है माइग्रेन की मैनेजमेंट के लिए। और बाकी ये फ्रंट वाला, ये मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि ये तो जितने भी हेडेक्स हैं उन सब के लिए। और ये 2 पॉइंट जो बैक पे हैं GB20 के, ये भी मैंने क्लास में बताया था कि ये 2 पॉइंट, और ये एक तीसरा पॉइंट, ये हेडेक किसी भी किस्म की हो, ये 3 तो मस्त लगते ही लगते हैं। इसके अलावा माइग्रेन की मैनेजमेंट में आप ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट लगा सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रेडियल आर्टरी के दरमियान, ठीक है। और ये एक आपका ये वाला पॉइंट है, लिवर 3 पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका ये जो है ना उसका पॉइंट है, ये ग्रेटर यांग का पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर के, ठीक है। ये आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग इस तरह हर लेक्चर की मिल जाती है, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स की मैनेजमेंट हो गई। तीसरी चीज़ माइग्रेन की मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, उसको अगर एक्यूपंक्चर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने कपिंग थेरेपी कर देनी उसकी, ठीक है। कपिंग थेरेपी माइग्रेन में किस तरह इफेक्टिव होती है कि कपिंग थेरेपी में मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको ताइबा थ्योरी पढ़ाई है या नहीं। ताइबा थ्योरी ये होती है कि कपिंग जो थेरेपी है ना, उसका मैकेनिज़्म उसने समझाया कि जब आप एक जगह पे कप लगाते हैं, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, तो जो उस एरिया के अंदर कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट, हाँ बिल्कुल, इंक्रीज़ होता है, और कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और जो लोकल, जैसे ही आप वो उस कप को 15 मिनट तक लगाए रखते हैं, कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता है, तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, यानी बीमारी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस हैं, कोई भी यानी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, या कोई भी चीज़ जो बीमारी की वजह बन रही है, वो उन 15 मिनट्स में उस एरिया में आके अक्यूमुलेट हो जाती है, बिकॉज हमने उस एरिया का कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ कर दिया। तो 15 मिनट के बाद क्या करते हैं, जब आप कप रिमूव करते हैं तो एक सडन जो है ना इंक्रीज़ होता है ब्लड फ्लो का, जिसे हम रिएक्टिव हाइपरीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब वो जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो उन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस 15 मिनट में वहाँ पे अक्यूमुलेट हुई हैं, उनके फ्लो को
मज़ीद बेहतर कर देता है कि वहीं पे वो बेसिकली ईजिली बाहर आ जाए। तो जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, आप क्या करते हैं, कट्स लगाते हैं। जैसे ही आप कट्स लगाते हैं, उसके बाद दोबारा से सक्शन दे के उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या कोई भी बीमारी कॉज करने वाली एजेंट्स जो बॉडी में होते हैं, या ऐसी चीज़ें जो ब्लड सर्कुलेशन को ख़राब कर रही हों, वो सारी आपकी कप के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। उसके बाद 15 मिनट तक आप वेट करते हैं और आप उसको रिमूव कर लेते हैं। ये है ताइबा थ्योरी। तो आप कपिंग थेरेपी करते हैं C7 पे, T3 पे, T7 पे। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं माइग्रेन के, C3, T3 और C7 और T3 और T7। ये 3 पॉइंट्स मेन है। बाकी डिफरेंट और भी पॉइंट्स हैं, आपके कानों के नीचे वाले पॉइंट्स भी हैं, आपके सामने फोरहेड पे पॉइंट भी है, वो आपकी मर्जी है सिलेक्ट करने या नहीं करने। बट ये 3 मेन पॉइंट है माइग्रेन के, C7, T3 और T7। ठीक है, तो ये आप कपिंग थेरेपी से भी मैनेज कर सकते हैं। चौथी चीज़, आप माइग्रेन की मैनेजमेंट में आए तो अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसके लिए आप उसको काउंसलिंग दें, उसको कोई दुआएं बताएं, उसको जो है ना साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग उसको वो प्रोवाइड करें। यानी अगर वो डिप्रेशन में है तो आप उसको डिप्रेशन से निकलने के लिए उसको गाइड करें। ठीक है, आप अगर वो स्ट्रेस में है तो आप उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट उसकी आती है। और फिर नेक्स्ट उस पर आता है कि आप उसको कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट दें। कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट में आपके पोर्टल पे ना 6 से 7 टेक्निक्स अपलोड हुई हैं। इंशाल्लाह लाहौर में जो क्लास होनी है मैं आपको वो प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो अगर आप कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट भी दे दें तो ये जो हमने अभी माइग्रेन की पैथोलॉजी में पढ़ा था ना कि ट्राइजेमिनल नर्व की एक्टिवेशन होती है, तो वो कायरोप्रैक्टिस से वो ठीक हो जाती है। बिकॉज कायरोप्रैक्टिस के पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कायरोप्रैक्टिस होता है न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए। तो माइग्रेन चूँकि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, इसलिए ये कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट भी इस पर वर्क करती है अगर आप इसको कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट दें। ठीक है, अब आ जाएं दवाई की तरफ और उसकी डाइट की तरफ। तो डाइट में ऐसी तमाम चीज़ें जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही हों वो बंद करते हैं। मतलब जितने भी फार्मी प्रोडक्ट्स हैं, आपके फास्ट फूड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, चाय हो गई, ठीक है, ये तो स्पेशली बंद करते हैं। बाकी घर की सादा जितनी भी सादा चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाने का उसको कहते हैं। बाकी उसमें मज़ीद बेहतरी हो जाता है कि आप उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसको डाइट रेकमेंड करते हैं तो मज़ीद बेहतरी हो जाती है। बट ना भी हो तो आप सिर्फ उसको ये 4-5 चीज़ें बंद कर दें, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड्स और चाय। ठीक है, और अगर वो मेल पेशेंट है तो उसको सिगरेट वगैरह या इस तरह की कोई भी नशे वाली चीज़ है तो उस पर काम करें कि उसकी वो बंद करवाएं या कम करवाएं। ठीक है, तो आपके बहुत ज़्यादा पेशेंट इसी से ही मैंने ट्रीट हो जाते हैं। फिर अब दवाई पे हैं तो दवाई में जो एक फार्मूलेशन है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। जो लोग नज़रिया मुफरद अज़ा से, थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी से वाकिफ़ हैं उनको तो पता है 5 नंबर मुसल का, कि आप 5 नंबर मुसल 250 mg जो है ना सुबह शाम पेशेंट को दें तो ये माइग्रेन की बेस्ट मेडिसन है। इसके अलावा किसी और मेडिसन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसकी मैं फार्मूलेशन आपको लिखवा देता हूँ। उसमें आपके पास जंजबील आता है 50 ग्राम जंजबील। मैं अभी आपको ना टाइप करके बता देता हूँ इधर ताकि आप सबके पास सेव रहेगी। ठीक है, अभी तो स्क्रीन में शेयर ही नहीं कर रहा, मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ कि अच्छा स्क्रीन किसी को भी शो नहीं हुई। चले ओहो, चले मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जंजबील 50 ग्राम प्लस इसमें आप ऐड करते हैं नौशादर 20 ग्राम प्लस आप इसमें ऐड करते हैं ब्लैक पेपर मिर्च स्याह 10 ग्राम प्लस आप इसमें ऐड करते हैं मिर्च स्याह के साथ आप ऐड करते हैं
सना लीव्स यानी सना मक्की 80 ग्राम। ये भी ठीक है, ये देखें पाँव थोड़े से इसके भी ऊपर हैं, ये इस तरह नहीं होती। हाँ ये बेहतर है, मतलब ये आपकी जो एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे हैं। आप ठीक है, ये आपके पास आती है ब्रिज पोज। ये बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें ये आपके जो सारा वेट आपके शोल्डर्स पे होता है, आपका सर बिल्कुल नीचे ज़मीन पे के लिए लेटते हैं तो सेम वही पोज है, ठीक है। कॉप्स पोज ये आपके पास आ गया कि बस लेटना है, सीधे रिलैक्स होना है। ये तीनों एक्सरसाइज के बाद चौथी एक्सरसाइज ये होती है। अगर आप सबसे पहले ये करवाएंगे तो हो सकता है पेशेंट इस पोज में सो ही जाए, ठीक है, बिकॉज हम सोने के लिए भी इसी पोजीशन में होते हैं।
अपने हिजामे के लिए लगाए थे, एक तो हाथ वाला और एक ये कलाई वाला। इंस्टेंटली मुझे इसमें रिलीफ मिला था, और उसके बाद मेरा ख्याल है मैं जब भी हिजामा होता था मैं 2 से 3 बार इसको रिपीट किया, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिग्रेन रिपीट नहीं हुआ। तो 2 ढाई साल हो गया मुझे मिग्रेन का कोई इशू नहीं हुआ। बीच में कभी कभार कोई हल्का सा पैनिक अटैक आ गया हो तो वो, लेकिन ये कि उस तरह का वो एक सीवियर किस्म का था, वो नहीं था। और दूसरी चीज मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जो नेक्स्ट फिजिकल क्लास है वो कब है? नेक्स्ट फिजिकल क्लास लाहौर में 28 को है इंशाल्लाह, संडे को। सर इस संडे तो हिजामा सुनना डेट्स हैं। जी जी, बट ये हमारा स्केड्यूल तो ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ कोर्स में आ गया था, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता बिकॉज मैंने 29 को आगे कराची के लिए निकलना है और 27 को मैंने गोजरा में होना है। तो 28 को ही क्लास होगी, तो ये आपको जो है ना मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज अगर उस टाइम पे अगर हम महीना पहले तभी देख लेते कि सुनना डेट अगर आ रही है तो हम उस
ठीक है। ये जो पहली ये एक्सटेंशन नहीं करवानी आपने फ्रोज़न शोल्डर में, ये जो फ्लेक्शन है ना ये करवानी है, यानी इस तरह करके आप उसकी बार बार उसकी एक्सरसाइज करवाएं, ये भी फ्रोज़न शोल्डर के लिए अफेक्टिव होती है। इसके अलावा शोल्डर की जो है वो आप रोटेशन करवाएं, वो भी मैं आपको अभी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, आपने अपनी एल्बो को बेंड कर लेना है, हाथ को ऊपर करेंगे और ऊपर आप मूव करेंगे, ये एक्सटर्नल रोटेशन होगी, और हाथ को आप नीचे की तरफ बेंड करेंगे तो ये इंटरनल रोटेशन। शेयर हो रही है ना, तो ये जो है ना ये पोज बहुत इफेक्टिव होता है। आपको दिखाता भी हूँ इधर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए ना। पता नहीं इधर दिखाता
1 से 2 ड्रॉप ब्लड का भी आया था। तो हम्म। वो इज इट ओके कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 से 2 ड्रॉप का आना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा आया है, मतलब रुके ना, तो फिर प्रॉब्लम है। 1 या 2 ड्रॉप तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। लास्ट वीक जो लेक्चर हुआ था उसमें आपने बताया था कि वेबसाइट किसी का बताया था आंखों पंक्चर के लिए। सर जी उसका अगर आप बता दें कोई अच्छी वेबसाइट हो आंखों पंक्चर के लिए, आंखों मैं पंक्चर आप वगैरह। जी, मैं आपको ना, अब भी बल्कि आपने अच्छा किया याद करवा दिया। मैं अभी आपको ओपन करके देता हूँ और उसको यूज़ करना भी सिखा देता हूँ, और फिर उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट बस वेट करें। फिर वन मोर थिंग, मैं यहाँ इस पे ना गूगल प्ले पे ना कुछ एप्स भी मौजूद है, तो आप उनमें से कुछ ऐप को मेंशन कर दें जो इंस्टॉल कर लें अपने पास। देख लेते हैं, लेकिन फिर ढूंढ लेते हैं। मैंने एक वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को दी थी, लेकिन अब जो है ना वो नहीं आ रही, मिल नहीं। ढूंढ लेते हैं बस 2-3 सर मिनट। पेड वाली भी शेयर कर दें, वो शेयर कर दें। पेड में भी काफ़ी वाली भी हैं।
जी सर, बुक तो शेयर की है, बुक तो जी सर हमने मिल डॉक्टर। जाएगी। सर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, अगर नहीं मिल रहे तो बाद में आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा उनके लिंक वगैरह ना। मैं एक मिली है, बट ये तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बुक में ही मेंशन करके दी हुई है। अब ठीक है, फिर तो बुक से ले लेंगे हम, अगर बुक में है तो फिर तो कोई जैसे इशू नहीं है, इजी है फिर। जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको ना ढूंढ के तो सेंड करता हूँ, बिकॉज एनाटॉमिकल जो उसकी इंडिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, एनाटॉमिकल सॉरी इसके जो लैंडमार्क्स हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। चलिए इंशाल्लाह ये मैं ना देखते हैं। अब ये मैंने किसी वर्कशॉप में दी थी, बट अब याद नहीं है मुझे, तो इंशाल्लाह इसको फिर मैं देख के आपको सेंड कर दूँगा। और कोई सवाल है तो वो कर लें आप। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।